प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में पाठ 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस पाठ में हम पढ़ रहे थे जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हमने इसकी परिभाषा के बारे में जाना। इसके अलावा जीन विनिमय की प्रक्रिया कैसे होती है वो जाना और जीन विनिमय के प्रकारों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कियास्मा निर्माण के दो मुख्य सिद्धांत हैं। कियास्मा का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम अवस्था में कहाँ होता है, इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है क्लासिकल थ्योरी। कियास्मा निर्माण के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी दी थी L.W. शार्प ने। (1934) में क्लासिकल थ्योरी L.W. शार्प ने 1934 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, ये थ्योरी ये बताती है कि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट, बल्कि हमें यहाँ कहना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकिटीन उपावस्था होती है, पैकिटीन उपावस्था में कियास्मा का निर्माण होता है। कियास्मा कौन सी उपावस्था में बनता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम अवस्था की पैकिटीन उपावस्था में कियास्मा का निर्माण होता है। और जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है वो होती है डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। इसे टू प्लेन थ्योरी भी कहा जाता है। तो कियास्मा निर्माण के संबंध में जो पहली थ्योरी है, पहला सिद्धांत है, वो है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी प्रस्तुत की थी L.W. शार्प ने 1934 में। उन्होंने ये बताया कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम अवस्था की पैकिटीन उपावस्था में पहले कियास्मा का निर्माण होता है, फिर डिप्लोटीन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। इसे टू प्लेन थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरी थ्योरी है कियास्मा टाइप थ्योरी। दूसरी थ्योरी कौन सी है? कियास्मा टाइप थ्योरी। ये थ्योरी दी थी जेनसन ने। (1909) में। किसने दी थी? जेनसन ने 1909 में। इन्होंने ये बताया कि जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की उपावस्था पैकिटीन में
क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा? पैकिटीन उपावस्था में। और उसके बाद में डिप्लोटीन उपावस्था में कियाज्मा का निर्माण होता है। यह है कियाज्मा टाइप थ्योरी। इसे वन प्लेन थ्योरी भी कहते हैं। वन प्लेन थ्योरी। तो जो ये दूसरी थ्योरी है, दूसरा सिद्धांत है, इसे कहते हैं कियाज्मा टाइप थ्योरी। ये किसने दी थी? जैनसन ने 1909 में। इन्होंने ये बताया कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम अवस्था थी। पैकिटीन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद में डिप्लोटीन उपावस्था में कियाज्मा का निर्माण होता है। इसे वन प्लेन थ्योरी भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक मान्य मत है। जो कियाज्मा टाइप थ्योरी है, ये सबसे ज्यादा मान्य मत है। तो ये दो थ्योरी हुई हमारी किसके संबंध में? कियाज्मा निर्माण के संबंध में। दो सिद्धांत या दो थ्योरी हुई। पहली क्लासिकल थ्योरी, दूसरी कियाज्मा टाइप थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी किसने दी? NW शार्प ने 1934 में। इन्होंने ये बताया कि पैकिटीन उपावस्था में कियाज्मा बनता है पहले, फिर डिप्लोटीन उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। उसके बाद में जो कियाज्मा टाइप थ्योरी है, ये किसने दी थी? जैनसन ने 1909 में। इन्होंने ये बताया कि पैकिटीन उपावस्था में पहले क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर डिप्लोटीन उपावस्था में कियाज्मा का निर्माण होता है। ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य मत है। अब हम देखेंगे जीन विनिमय का महत्व। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर का महत्व। इसके तीन महत्व हैं जीन विनिमय के। पहला महत्व है, इस प्रक्रिया के द्वारा ये पता चलता है कि गुणसूत्र पर जीन पंक्तिबद्ध क्रम में लगे हुए होते हैं। जीन गुणसूत्र पर पंक्तिबद्ध क्रम में लगे हुए होते हैं। कैसे? मान लो ये कोई गुणसूत्र है, ये कोई गुणसूत्र है, तो इस गुणसूत्र पर जीन इस तरह से लगे हैं, जैसे ये ए जीन, ये बी जीन, ये सी जीन, ये डी जीन, ये ई जीन, ये एफ जीन, ये जी जीन। तो जीन जो है एक पंक्ति में लगे हुए होते हैं। गुणसूत्र पर जीन एक पंक्ति में लगे हुए होते हैं। ये बात किससे सिद्ध हुई? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय से सिद्ध हुई। दूसरा महत्व क्या है? क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप, जीन विनिमय के फलस्वरूप नए जीन संयोग बनते हैं। नए जीन संयोग बनते हैं, जीन कॉम्बिनेशन। जिसके कारण, नए जीन संयोग बनने के कारण किसी आबादी के जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसी, जीन आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। जीन फ्रीक्वेंसी
या जीन आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप नए जीन संयोग बनते हैं, नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनके फलस्वरूप किसी आबादी के जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसी, जीन आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन के फलस्वरूप जातियों का विकास, जैव विकास होता है। तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जैव विकास या जातियों के विकास में सहायक है। उसके बाद में तीसरा महत्व, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्रॉसिंग ओवर के द्वारा गुणसूत्रों के सहलग्न समूह बनाना संभव हुआ है। सहलग्न समूह, सहलग्न मानचित्र, सहलग्न मानचित्र, लिंकेज मैप, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की सहायता से गुणसूत्रों के सहलग्न मानचित्र, लिंकेज मैप, या इसे कहते हैं आनुवंशिक मानचित्र, जेनेटिक मैप बनाना संभव हुआ है। इसकी सहायता से मक्का और ड्रोसोफिला के सहलग्न माप बनाए गए हैं। अब हम सहलग्न मैप या सहलग्न मानचित्र क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सहलग्न मानचित्र या लिंकेज मैप, इसका दूसरा नाम है आनुवंशिक मानचित्र, जेनेटिक मैप। इसका क्या अर्थ है? एक गुणसूत्र पर जीन कायम होती है पंक्तिबद्ध क्रम में। हमने देखा था एक गुणसूत्र पर ये ABCDEFG ये जीन है, एक लाइन में लगी हुई है, एक पंक्ति में लगी हुई है। इनके बीच में कितनी दूरी होगी, ये एक दूसरे से कितनी दूर होंगी, ये निर्भर करता है इनकी पुनर्संयोजन की प्रतिशतता के आधार पर। पुनर्संयोजन की जो प्रतिशतता होती है वो प्रतिशतता ये बताती है कि गुणसूत्र पर दो जीन आपस में एक दूसरे से कितने दूर स्थित होंगी। जो संलग्न मानचित्र हैं, लिंकेज मैप हैं, या जिन्हें आनुवंशिक मानचित्र, जेनेटिक मैप हम कहते हैं, वो बनाए जाते हैं पुनर्योजन आवृत्ति या पुनर्संयोजन आवृत्ति के आधार पर। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, एच स्टूडेंट, मॉर्गन के छात्र थे एच स्टूडेंट। इन्होंने बताया कि किसी गुणसूत्र पर दो जीनों के बीच आपेक्षिक दूरी उनकी पुनर्संयोजन या पुनर्योजन आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि क्या कह सकते हैं, जीनों के बीच आपेक्षिक दूरी, दो जीन एक दूसरे से कितने दूर होंगी, ये निर्भर करता है उनके बीच की पुनर्योजन आवृत्ति के ऊपर। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, पुनर्योजन आवृत्ति जो है वो दो जीनों के बीच की दूरी का निर्धारण करती है। ये बात किसने बताई थी?
एएच स्टुअर्ट ने। ये कौन थे? ये मॉर्गन के शिष्य थे, जो टीएच मॉर्गन, जिन्होंने संलग्नता की खोज की थी, उनके शिष्य थे एएच स्टुअर्ट। इन्होंने बताया था कि जीनों के बीच जो दूरी होगी, गुणसूत्र पर जो जीन लगी हुई हैं, उनके बीच जो आपेक्षिक दूरी होगी वो निर्भर करेगी उनकी पुनर्योजना आवृत्ति पर, जेनेटिक वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी। अगर मान लो ये दो जीन है ए बी, ये दो जीन ए बी हैं, इनके बीच में पुनर्योजन फ्रीक्वेंसी 30% है। पुनर्योजन आवृत्ति कितनी है? 30%। ये गुणसूत्र दिखाया हुआ है, उस पर अलग अलग जीने दिखाई हुई हैं। मान लो ऊपर की दो जीने ए और बी, इनके बीच की पुनर्योजन आवृत्ति कितनी है? 30%। तो ए और बी जीन के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 यूनिट। कितनी दूरी होगी? 30 यूनिट। इस यूनिट को अब मॉर्गन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? मॉर्गन के रूप में। तो हमने बात की थी कि क्रॉसिंग ओवर की सहायता से गुणसूत्र पर स्थित जो जीनें होती हैं, उनके बीच में कितनी दूरी होती है, इसका पता लगाया जा सकता है। यानी कि हम संलग्न मानचित्र या आनुवंशिक मानचित्र तैयार कर सके हैं गुणसूत्र, ये क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की सहायता से। एएच स्टुअर्ट ने बताया कि जीनों के बीच की जो दूरी होगी वो उनकी पुनर्योजन आवृत्ति, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगर दो जीन ए बी के बीच में पुनर्योजन आवृत्ति 30% है, तब उन जीनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 यूनिट होगी। इसे मॉर्गन के रूप में, यूनिट जो है इसे मॉर्गन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। एक गुणसूत्र पर जितनी जीनें होती हैं वो सब मिलकर के गुणसूत्र का लिंकेज ग्रुप, संलग्न समूह बनाती हैं। संलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप लिंकेज ग्रुप या संलग्न समूह क्या है? एक गुणसूत्र पर जितनी भी जीन होती हैं वो क्या बनाती हैं? संलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। और पुनर्योजन आवृत्ति यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर उन दोनों जीनों के बीच में, या 4 जीनों या 5 जीनों, अलग अलग जीनों के बीच की दूरी को प्रदर्शित किया जा सकता है। जितनी पुनर्योजन आवृत्ति ज्यादा होगी, जीनों के बीच की दूरी भी ज्यादा होगी। यानी कि जीनों के बीच की अपेक्षित दूरी किसके समानुपाती है? पुनर्योजन आवृत्ति के समानुपाती है। अगर पुनर्योजन आवृत्ति ज्यादा होगी तो जीनों के बीच की दूरी भी ज्यादा होगी। अगर पुनर्योजन आवृत्ति कम होगी तो जीनों के बीच की जो अपेक्षित दूरी है वो भी कम होगी। इस संबंध में हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम संलग्न समूह में जो संलग्न मानचित्र होता है उसका एक क्वेश्चन हल करेंगे। यदि 5 जीनों ए बी सी डी व ई के बीच पुनर्योजी आवृत्ति निम्न प्रकार है। रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पुनर्योजी आवृत्ति दी हुई है। ए और बी के बीच में 30%, ए और सी के बीच में 35%, ए और डी के बीच में 50%, ए और ई के बीच में 100%, बी और सी के बीच में 5%, बी और डी के बीच में 20%, बी और ई के बीच में 70%, सी और डी के बीच में 15%,
सी और ई के बीच में 65%, डी और ई के बीच में 50%। तो इनका संलग्न मानचित्र, लिंकेज मैप या आनुवंशिक मानचित्र, जेनेटिक मैप बनाना है। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करना है? एक लाइन खींच लो सबसे पहले सीधी। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो सबसे कम पुनर्योजी आवृत्ति दी हुई है, सबसे पहले वो वाली पुनर्योजी आवृत्ति लेंगे जो सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन में सबसे कम पुनर्योजी आवृत्ति है बी सी 5%। बी और सी के बीच में पुनर्योजी आवृत्ति कितनी है? 5%। तो सबसे पहले लिख लेंगे बी और सी, इनके बीच में पुनर्योजी आवृत्ति कितनी है? 5%। तो 5 यूनिट की डिस्टेंस दिखाएंगे बी और सी के बीच में। अब बी और सी के बीच में 5%, इससे ज्यादा वाला लेंगे। इससे ज्यादा वाला कौन सा है? सी और डी के बीच में 15%। सी और डी के बीच में कितना है? 15%, 5 से ज्यादा। तो हमारे पास बी सी आ गया था, ये बी सी। अब डी को हम इधर लिखें या इधर लिखें, ये बात आती है। अगर हम डी को इधर लिखें तो सी और डी के बीच कितनी दूरी है? 15। ध्यान से देखो इसे, सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? 15। अगर हम डी को इधर लिख लेते, अगर हम डी को इधर लिख लेते तो क्या होता? सी और डी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 15। तो 5 ये और 10 ये ऐसे होती। अब यहाँ पर देखो, बी और डी के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? बी और डी के बीच की दूरी दी हुई है 20%। ये दूरी कितनी होनी चाहिए थी? 20 होनी चाहिए थी। ये दूरी कितनी होनी चाहिए थी? ये दूरी 20। जबकि ये कितनी बचती है? केवल 10। तो इसलिए डी इधर ना होकर के डी किधर होगा? उधर होगा, क्योंकि बी और डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 और 15 20 हो जाएगी। तो अब हमारे पास 3 जीने आ गई, बी सी डी। बी और सी के बीच की दूरी 5, सी और डी के बीच की दूरी 15, बी और डी के बीच की दूरी 5 + 15 20। अब तक क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है वो बिल्कुल क्लियर। अब हम देखते हैं 20 से ज्यादा वाली, बी और डी के बीच में कितनी थी? 20। 20 से ज्यादा कितनी है? 35। ए और सी के बीच में कितनी होनी चाहिए? 35। अगर हम ए को इधर लिखें तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 35। बी और सी के बीच कितनी है? 5। और यहाँ कितना बचा? 30। तो ए सी के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? 35। अगर कोई हमें कहने लगे कि हमने ए इधर क्यों नहीं लिखा, अगर हम ए इधर लिखें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो, अगर मान लिया मैं ए को यहां ले लूं, ए को यहां ले लिया जाए अगर, तो क्या होगा? ए और सी के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 35। तो यहाँ कितना हो जाता? 20। यहाँ कितना हो जाता? 20। ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? 35। जबकि ए और डी के बीच की दूरी दी है 50%। यहाँ ए और डी के बीच की दूरी कितनी बैठती? केवल 20 बैठती। ए और डी के बीच की दूरी कितनी बैठती? यहाँ 20। इसलिए ए को हम इधर नहीं ले सकते हैं। तो अभी तक का हमारा ये हो गया, बी और सी के बीच में 5, सी और डी के बीच में 15, बी और डी के बीच में 15 और 5 20, ए और सी के बीच में 30 और 5 35, ए और बी के बीच में 30, ए और बी के बीच में 30। अब बची हमारी ई जीन केवल। ई जीन डी और ई के बीच में कितनी दूरी दी हुई है? 50। तो डी और ई के बीच में कितनी आएगी? 50। इस प्रकार से एक संलग्न मानचित्र, लिंकेज मैप तैयार हो जाता है।
एक बार फिर से इसे देख लें। सबसे कम फ्रीक्वेंसी लेंगे सबसे पहले, फिर बढ़ते क्रम में चलते चले जाएंगे। सबसे कम किसमें है, यहाँ इसमें पूरी लिस्ट में देखें, बी सी के बीच में 5% पुनर्योजन आवृत्ति है। तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, लाइन पर बी और सी दिखाएंगे, उनके बीच की दूरी कितनी है, 5। अब हम उससे ज्यादा दूरी लेंगे बी और सी से। 5 से ज्यादा कौन सा है, अब 5 से ज्यादा है 15, कौन सा है, सी डी। तो सी डी ये कितना हो गया, 15। अब हम लेंगे 15 से ज्यादा। 15 से ज्यादा कितना है, बी डी 20। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी और डी कितनी है, 20 है। अगर हम डी को इधर ले लेते, अगर हम डी को इधर ले लेते तो बी डी बच जाता 10। इसलिए सवाल के हिसाब से हमारा गलत हो जाता। हमें चाहिए बी डी 20, तो बी सी 5, फिर सी डी 15, बी डी कितना होगा, 5 + 15 20 हो गया। अब लेंगे हम 20 से ज्यादा वाला। 20 से ज्यादा वाला है ए बी 30%। यहाँ पर बी दिखा रखा था हमने, बी से इधर ए बना लो, ये हो जाएगा 30। इधर ही क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम ए इधर बनाते तो, अगर हम ए इधर लिख लेते, यहां लिख लेते अगर हम ए, तो क्या होता, बी ए कितना है, 5 15 20 10 30 ऐसे होता है। जबकि डी ए कितना दिया हुआ है, ए और डी के बीच की दूरी देखो यहाँ पर 50%, ये केवल बचती 10%। इसलिए ए इधर नहीं लेंगे, ए लेंगे हम इधर, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो यहाँ फिट बैठेगी। उसके बाद में बचा हमारा डी, डी है 50। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा संलग्न मानचित्र तैयार हो जाता है। ए बी के बीच की दूरी 30, बी सी के बीच की दूरी 5, सी ए के बीच की दूरी 30 और 5 35, सी डी के बीच की दूरी 15, बी डी के बीच की दूरी 5 और 15 20, डी ए ई के बीच की दूरी 50। और ए और ई की बीच की दूरी देखो, अगर पूरा का पूरा टोटल कर लो, इस ए और इस ई के बीच की दूरी 30 5 35 15 50 और 50 100 कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो, ए और ए की ई के बीच की दूरी 100 दी हुई है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो जाता है।